सिद्धि स्थान के 9वें अध्याय में 35वें श्लोक तक का व्याख्यान पूर्व के व्याख्यान में हुआ है। आइए मूत्र रोगों की चर्चा हो रही है। 36वें श्लोक को देखें। अगमापयन बस्तिगुद्दम रुद्ध्वा वायुश्चलोन्नताम कुर्यात तीव्र अर्तिम अस्थीलाम मूत्रबिड मार्गरोधिनीम। यहाँ आचार्य बात शिला की चर्चा कर रहे हैं। उसके संप्राप्ति और लक्षण को सुने। प्रकपित वायु बस्ती गुदा को रोककर अगमान उत्पन्न करती हुई चल और उन्नत का अर्थ उत्तेजित है। यहाँ तीव्र वेदना युक्त अस्थीला रोग को उत्पन्न करती है। आइए 37वें श्लोक को देखते हैं। मूत्रम धारयतो बस्तौ पायु क्रुद्धो विधारणात् मूत्ररोधार्थ कंडोरवीर बात बस्ती स उच्यते। बात बस्ती का लक्षण यहाँ आचार्य प्रतिपादित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मूत्र के वेग को रोकने का अभ्यास, ध्यान दीजिएगा, मूत्र के वेग को रोकने का अभ्यास जिन व्यक्तियों को पड़ा रहता है तो मूत्र वेग रोकने के कारण बस्ती प्रदेश में वायु कुपित हो जाती है। ऐसी दशा में मूत्र में रुकावट, वेदना, खुजली आदि रोगों को उत्पन्न करती है। इसे बात बस्ती कहते हैं। देखें 38वें श्लोक को। उष्मणा शोषमकम मूत्रम शोषयन रक्तपीतातकम उष्णवाता शरीर कृच्छाद वस्त्युपस्थाति दाहवान। उष्णवात का लक्षण यहाँ आचार्य बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि पित्त के साथ कुपित वायु पित्त की ऊष्मा से मूत्र का शोषण करती है। कहीं भी शोषण तो ऊष्मा से ही होता है। और कठिनता से रक्त या पित्त वर्ण का मूत्र त्याग होता है। साथ ही बस्ती और मूत्रेंद्रिय प्रदेश में वेदना और दाह दोनों होता है। इसे उष्णवात कहा जाता है। देखिए श्लोक 39वां और 40वां। इसमें बात कुंडलिका की संप्राप्ति और लक्षण है। गति संगाद उदावृत्ता मूत्र स्थान मार्गयो मूत्रस्य विघ्नो वायुर भग्न व्याधि व्याविध कुंडली। मूत्रम विहंति संस्तंभम अंगगौरव वेष्टनई तीव्र रुक मूत्र बीट संगैर बात कुंडली केतिसा। अर्थात
मूत्र के गति में रुकावट होने से विगुणित वायु ऊपर की ओर गति करती है, अर्थात वायु विलोम होती है तथा वह वायु मूत्र स्थान और मूत्र मार्ग में भग्न अर्थात टूटने की तरह व्याविद्ध शब्द आया है, अर्थात कांटे से छिदे हुए के समान, एक कांटा से छीद रहा है उसके समान कुंडली होकर चलते हुए मूत्र की रुकावट कर देती है तथा उन स्थानों में जकड़ाहट, टूटने के समान वेदना, भारीपन, ऐंठन, तीव्र पीड़ा, मूत्र और मल की रुकावट उत्पन्न हो जाता है। इसे वात कुंडलिका कहा जाता है। श्लोक 41 रक्तम वात कफादुष्टम बस्तिद्वारे सुदारुणम ग्रंथिम कुर्यात सकृच्छेत्रेण सृजयेन मूत्रम तदावृतम। यहाँ रक्त ग्रंथि बन जाता है, उसकी चर्चा होती है और उसका नाम भी यहाँ आचार्य ने रक्त ग्रंथि ही दिया है। होता क्या है, तो वात तथा कफ से दूषित रक्त बस्ती द्वार में आकर दारुण ग्रंथि को उत्पन्न करता है, दारुण ग्रंथि को उत्पन्न करता है। ग्रंथि के द्वारा मूत्र मार्ग में रुकावट हो जाने पर कठिनता से मूत्र का त्याग होता है तथा अस्मरी होने के तरह वेदना होती है। अस्मरी होने के तरह इसे रक्त ग्रंथि कहा जाता है। इसे रक्त ग्रंथि कहा जाता है। श्लोक 42 और 43 देखें। रुक्ष दुर्बलोर बातेनोदावृतम सकृत यदा मूत्र स्रोता प्रपद्येत बीट संसितम तदा नरः बीड गंधम मूत्रेत कृच्छाद बीड विघातम विनिर्दिशेत। यह बीड विघात की संप्राप्ति है। रुक्ष और दुर्बल व्यक्तियों में, जो पतले दुबले हैं, पतले दुबले लोगों में यूं ही वायु की वृद्धि रहती है और उनमें रुक्षता बनी रहती है। उसी की बात कर रहे हैं आचार्य कि रुक्ष और दुर्बल व्यक्तियों में विकृत वायु के कारण जब ऊपर गया हुआ मल मूत्रवाही स्रोतों में चला आता है तब वह व्यक्ति बड़ी ही कठिनता से मल मिला हुआ तथा मल के गंध के समान मूत्र का त्याग करता है। इसे बीड विघात कहा जाता है। अब बारी वात कुंडलिका की है। वात कुंडल का कारण, संप्राप्ति और चिकित्सा एक साथ 44 से लेकर के 48 श्लोक में आचार्य कह रहे हैं। इसे देखें। द्रुत अध्वलंघनाया साध्वी घातात प्रपीड़नात्
स्वस्थ्या नारवस्तिरुद्भृता स्थूल तिष्ठति गर्भवत् शूल स्पंदन दाहार्तो बिंदुम बिंदुम स्रवत्यपि तीरितस्तु सृजेद्वारं संस्तंभोद वेष्टनातिमान बस्ति कुंडलम आहुस्तम घोरम शस्त्र विशोपमम पवन प्रबलम प्रायु दुर्निवारम बुद्धिभि तस्मिन् पित्तान्वितेदाः शूलं मूत्र विवर्णता स्मरणागौरवं सोफा स्निग्धं मूत्रं घनं शीतम् सरस्वरूद बिलोवस्ति पीतुदीर्णो न सिद्ध्यति अविभ्रांत विरह साध्यो न तो यह कुंडलीकृतः स्यादस्तौ कुंडलीभूते हिर्मोह श्वास एव च। आचार्य कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी रास्ता चलने से, तेज गति से, लंघन, परिश्रम, चोट लगने से या दब जाने से बस्ती अर्थात मूत्राशय अपने स्थान से हट जाती है, उसका मुंह घूम जाता है और ऊपर हो जाता है। मुंह के घूम जाने से बस्ती मोटी हो जाती है और गर्भ के समान प्रतीत होती है, जैसे गर्भवती स्त्रियों के पेट में हार्डनेस और उच्छेद होता है, उस तरह से इसके लक्षण प्रतिपादित कर रहे हैं आचार्य। ऐसी दशा में रोगी उदरशूल, स्पंदन और दाह से पीड़ित होकर के बूंद बूंद के रूप में मूत्र का त्याग करता है। यदि हाथ से बस्ती को ऊपर से दबा दिया जाए तो मूत्र धार के रूप में बाहर निकलता है हाथ से दबाने के बाद। परंतु बस्ती प्रदेश में जकड़ाहट, ऐंठन और पीड़ा होती है या रहती है। इस रोग को बस्ती कुंडल कहते हैं। इस रोग का नाम बस्ती कुंडल है। यह रोग बहुत ही कठिन है। इसे शस्त्र और विष के समान ही समझना चाहिए। पूर्णतः अत्यायिक है ये। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि बस्ती कुंडम आहुतम घोरम शस्त्र विषोपमम, कि शस्त्र से घातित या विष खाए हुए रोगों में जो अत्यायिक भाव चिकित्सकों का होता है, चिकित्सक को इस रोग में भी उतना ही इमरजेंसी समझना चाहिए। यह रोग वायु की प्रधानता से होता है। अल्पज्ञ वैद्य न समझ पाते हैं और न उसकी चिकित्सा ही कर पाते हैं। यदि इस रोग में पित्त का संबंध होता है तो मूत्रेंद्रिय में भारीपन और शोथ हो जाता है। मूत्र के रंग की चर्चा कर रहे हैं आचार्य। मूत्र चिकना, गाढ़ा और श्वेत वर्ण का होता है। यदि बस्ती का द्वार कफ से आवृत हो तो यह असाध्य हो जाता है। यदि इस रोग में पित्त की प्रधानता हो जाए तो भी यह रोग असाध्य होता है। यदि बस्ती का द्वार कफ से आबद्ध न हो तो साध्य होगा, किंतु यदि कुंडल के आकार अर्थात बस्ती मुड़कर गोलाकार हो गई हो तो यह रोग असाध्य होता है।
बस्ती के कुंडलाकार हो जाने पर प्यास की अधिकता, मोह और श्वास की वृद्धि हो जाती है। इसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। देखिए श्लोक 48वां, 49वां और 50वां का अर्थ। दोषाधिक्यम विचैतान मुतकृच हरैर्जयेत् बस्तिर उत्तर वस्ती च सर्वेषामेव दापयेत्। अर्थात बस्ती कुंडल रोग में दोषों की प्रबलता का विचार करना आवश्यक होता है। उस पर विचार कर मूत्रकृच्छ नाशक अर्थात मूत्र औषधियों के द्वारा उसे दूर करना चाहिए, अथवा सभी प्रकार के बस्ती विकारों को हटाने वाले बस्ती तथा उत्तर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। मूत्रकृच्छ की औषधियाँ चिकित्सा स्थान के 26वें अध्याय में कही गई हैं, उसे देखना चाहिए। अब यहाँ के बाद उत्तर बस्ती की चर्चा होगी, जो अगले व्याख्यान में करेंगे हम। धन्यवाद।